हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, खत्म हो गई फिजिक्स की क्लास की चल रही है अभी? हाँ जी, करें स्टार्ट। हाँ जी, तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने कल एक नोटिस भेजा था, आप सभी के पास आ गया होगा कि आपकी आज की क्लास लगेगी केमिस्ट्री की। मैं आपको 2 दिन पहले ही इस बात के लिए इन्फॉर्म कर चुका हूँ। मैंने कल मैसेज किया था, सभी का नोटिफिकेशन आ गया होगा कि आज आपकी क्लास जो है, आज आपकी क्लास लगेगी। ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं अपन कल और परसों, यानी मैं बात कर रहा हूँ 14 जुलाई की और 15 जुलाई को। तो उस दिन आपकी केमिस्ट्री क्लास ऑफ रहेगी। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि 16 तारीख को आपका टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर का। और वो जो टेस्ट होगा वो आपका, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे आपके एमक्यू के। ठीक है भाई, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पिछली बार आपका टेस्ट लिया था। ठीक है भाई, 20 क्वेश्चन होगा, सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। उसी तरीके से आपको टेस्ट ज्वाइन करना है। टाइमिंग आपको एक दिन पहले बता दी जाएगी। आप निश्चिंत रहिए इस चीज लिए, मेरी क्लास के लिए आपको पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बोला था, कल मैंने जो नोटिस भेजा था उसमें आपको क्या बात बताई थी कि 14 और 15 की आपकी छुट्टी रहेगी। 16 को केवल टेस्ट लगेगा, 16 को भी आपकी क्लास नहीं लगेगी केमिस्ट्री। 1 घंटे का टेस्ट लगेगा, 50 क्वेश्चन आपके होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कैसे आएंगे अगर अपन बात करें, वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि नीट आईआईटी में आ चुके हैं इस चैप्टर के। बात करूं सॉलिड स्टेट से संबंधित, जो नीट आईआईटी में लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर, या जो कहने का मतलब जो ओल्ड जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों, वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है भाई। तो इससे आपकी क्या प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी भाई। अब ये आपको पता है कि थ्योरेटिकल अगर अपन टेस्ट नहीं ले सकते, तो हमारे इस ऐप में ऐसा सिस्टम है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का टेस्ट ले सकते हैं। तो इस माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि जब तक अपने पास मौका है, जब तक अपन को टाइम मिल रहा है, तो उस आधार पर अपन इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आज मैं कुछ क्वेश्चनों का, कुछ क्वेश्चन जो हमारे पाठ्य पुस्तक के रह गए हैं, 4 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। ठीक है। तो आज इस क्लास में कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच जाते हैं, तो उनके लिए आज मैं एक यूट्यूब पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, जो शाम तक आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में। यानी कंप्लीट क्वेश्चन आज इस लेसन के अपने हो जाएंगे। अब आपके पास 2 दिन है। अब 2 दिन में आप कैसे तैयारी करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो यही चाहता हूं कि सभी स्टूडेंटों के 50 में से 50 है, लेकिन 50 उसी स्टूडेंटों के आएंगे जिसने बारीकी से पढ़ा है। डियर ध्यान रखना, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होगा पिछली बार की तुलना में। और मैं उन सभी स्टूडेंटों से ये कहना चाहूंगा जिन्होंने लास्ट ईयर, चाहे लास्ट बात करें, लास्ट टेस्ट नहीं दिया है, तो वो इस बार इस टेस्ट को दे। इस टेस्ट से देने से आपको ये तो पता चलेगा कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में से कंपटीशन में आते क्वेश्चन कैसे हैं, वो जानकारी मिलेगी। और हम कितना सीखे हैं और हम कितना कर सकते हैं, उन सबके बारे में हमको जानकारी मिलेगी टेस्ट से। और जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है, तो ये डेफिनेटली मानिए कि ये जो चैप्टर हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट। मैंने आपसे पहले ही बोला था, अभी अपने पास टाइम है, तो मैं आपकी प्रिपरेशन इस प्रकार से करा रहा हूं जैसे नीट आईआईटी की जो अपन करवाते हैं। ठीक है भाई, अपने पास टाइम है अभी, इसीलिए। अब ये नहीं कि हर चैप्टर में इसी तरीके से करवाऊंगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया। आपको भी पता, अगर इतनी डीपली मैं अगर हर चैप्टर में जाऊंगा तो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तक मेरे पास टाइम है, तो प्रत्येक चैप्टर को मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जो कि आपके कंपटीशन में इसको लाभ मिले। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। बोर्ड में तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कोई ऐसा पैटर्न नहीं आया। जैसे लास्ट ईयर बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, अभी ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। आप ये मान के चलिए जो जैसे पहले पेपर होते थे उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये आपको मैं क्यों करवा रहा हूं, ताकि आपको आगे जाकर लाभ मिले। भाई मैं ये चाहता हूं, अभी अपने पास टाइम है, तो उसी प्रकार से मैं आपको इतना डीपली पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर में। वरना अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंटों से डिस्कस कर सकते हैं कि लास्ट ईयर जो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ाया था, ज्यादा इतना डीपली नहीं गया था। इस साल मैं डीपली क्यों जा रहा हूं, क्योंकि एक तो टाइम मेरे पास पर्याप्त है।
ठीक है भाई। और मैं ये चाहता हूं कि आपको जानकारी मिल सके कि नीट या आईआईटी की अपन तैयारी किस प्रकार कर। डियर, मैंने आपको कल भी बताया था, यदि हम अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है भाई। और ये नहीं है कि हम 12th के साथ नीट या आईआईटी के लिए नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं डियर। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। हाल ही में बात करें, एक लड़की थी जिसके बारे में आपको 5 मिनट बताना चाहूंगा, प्रियांशी झाझड़िया, जिसने 12th के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया, और वो भी 16 लाख बच्चों में 8,000 रैंक के साथ। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? डियर, मैंने पहले भी आपको बताया था, नीट आईआईटी में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो क्वेश्चन जो आएंगे आपके किसके बेस पर? एनसीईआरटी बेस, यानी यही चीजें आएंगी, यही सिलेबस है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको एक अच्छी रेफरेंस बुक चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट। और उस लड़की ने कहीं भी कोचिंग नहीं की। भाई हमको ये बोला जाता है कि कोटा कोचिंग करो, जयपुर कोचिंग करो, एलएन में करो, नहीं। अगर जिस स्टूडेंट में अगर बात है ना ललक है सीखने की, तो वो स्टूडेंट घर से भी चीजें कंप्लीट कर सकता है। और उसने एक लेसन दिया है ऐसे स्टूडेंटों के लिए जो ये बोलते हैं कि भाई कोचिंग करेगा तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अच्छे टीचर के गाइड में रहते रहिए, उससे डिस्कस करते रहिए, सर मैं ये चीजें पढ़ रहा हूं, मुझे जो भी आपके सब्जेक्ट है उनसे टच में रहिए, जो प्रॉब्लम होती है उनसे डिस्कस कीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी जो बारीकी है वो आप सीखते जाओगे। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, जितना मेरे पास मौका है मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर में आपको इतनी जानकारी मैं दे सकूं जिससे आपको, भाई पूरी तो 100% तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप नीट या आईआईटी के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं आप 50-40% आपको मैं प्रिपेयर कर दूंगा। क्योंकि अगर इतना मैं प्रिपेयर करने गया तो अपना सिलेबस अधूरा रह जाएगा। ठीक है भाई, ये आप आईआईटी नीट के अकॉर्डिंग तो हो जाओगे, लेकिन फिर हमारा सिलेबस अधूरा रह जाएगा, और सिलेबस अधूरा रह गया तो फिर वो भाई पहला टारगेट हमारा 12th है ना, उसके बाद। तो उस लड़की ने देखो 12th में 95% बनाई है, और उसके साथ ही नीट में 8,000 रैंक की है। तो अब उससे सीख सकते हैं अपन, ऐसे स्टूडेंटों को मोटिवेशन लेना है ऐसे बच्चों से, और उनसे सीखना। जब वो कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। लेकिन वही है, अपन को वही बात है ना, एक दंड से चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट पे। ठीक है डियर? हाँ जी। तो ये आपको मैं बता चुका हूं। अब अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डियर, मैंने अगर बात करें, आपको 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। कल मैंने आपको एक वीडियो डाला था, कुछ स्टूडेंटों ने तो देख लिया होगा, मुझे लगता है काफी स्टूडेंटों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा। वो वीडियो कल इसी क्लास का है। उसका रीजन ये था कि बीच में, जैसे मैं आपसे बोल रहा था, बीच में कॉल आ गया तो क्लास डिस्टर्बेंस होगी। जब मैंने उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस देखी तो मुझे लगा कि शायद क्लास में काफी डिस्टर्बेंस हुआ है, जिसके कारण प्रॉपर रूप से समझ में आपको नहीं आया होगा। इसलिए मैंने दोबारा आपके लिए दोबारा उसको यूट्यूब पर रिकॉर्ड किया, ताकि भाई जितने भी स्टूडेंट है उनको आज की क्लास भी कंप्लीट हो सके। मुझे लगता है ना कि भाई आज की क्लास, लाइव क्लास ठीक प्रकार से नहीं हुई है, तो मैं यूट्यूब पर अलग से रिकॉर्ड करके लिंक भेज देता हूं। मैं ये नहीं चाहता कोई भी क्लास आपके लिए खराब हो। ठीक है डियर? तो अगर जिन स्टूडेंटों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो लिंक या वीडियो का आपके ग्रुप में आप देख सकते हो वहां पर। ठीक है भाई? तो चौथे क्वेश्चन से आगे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं 1.5। ठीक है भाई? उस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कल, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है भाई? पूजा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था कल, एक बताया था NH4 का ऑर्थराइज और PO4 अमोनियम फास्फेट, एक बताया था SI। हाँ जी। अब इसमें मैंने बताया था कि इसमें आयनिक ठोस होता है। क्या होता है भाई? इसमें आयनिक ठोस होता है, ये बात बताई थी मैंने। और इसमें मैंने बताया था सहसंयोजक। ठीक है भाई? वैसे जनरली मैंने बता दिया है, लेकिन आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मेरा दायित्व है इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा देने के लिए। ठीक है भाई? पूजा ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो अब उनका क्वेश्चन ये है कि सर NH4 का ऑर्थराइज PO4 में आयनिक ठोस क्यों है, रीजन क्या है इसका, और SI में सहसंयोजक ठोस है क्यों? ठीक है भाई? तो डियर, मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि NH4 का ऑर्थराइज PO4 ये क्या है, अगर बात करें साल्ट यानी लवण। और मैंने आपको एक सिंपल सी बात बता रखी है, जितने भी साल्ट है उसमें आंख बंद करके आप क्या कर सकते हो, आयनिक ठोस कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे आयनिक ठोस? जैसे कि मैंने बताया था NH4OH। ठीक है भाई?
इसको अपन करेंगे H3PO4, फास्फोरिक अम्ल के साथ किया करूंगा, ये 3 हमने ले लिए, तो क्या करेगा ये H3PO4 के साथ ये H3OH, यानी 3 जल के अणु निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा इसमें NH4 का होल थ्राइज PO4, तो जल बन रहा है और क्या बन रहा है साल्ट बन रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होगा डियर आयनिक ठोस। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसमें आयनिक ठोस क्यों है। ठीक है भाई, क्लियर है, क्योंकि हमको पता है ये NH4 का होल थ्राइज जो है ये क्या है साल्ट, और जितने भी साल्ट है उसमें कौन सा होगा आयनिक ठोस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन नेक्स्ट था कि ऐसा ही है यानी सिलिकॉन इसमें सहसंयोजक ठोस क्यों। डियर इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा ही क्या है परमाणु, और मैंने ये बताया था अवयवी कण, जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है भाई, सहसंयोजक ठोस में क्या होता है अवयवी कण परमाणु होते हैं, और परमाणु के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है सहसंयोजक बंध। आपको मैंने अर्धचालक में जब बताया था, अर्धचालकों के प्रकार मैंने बताए थे, नेज अर्धचालक, अपवर्तवी अर्धचालक, तो उसमें इस तरीके से सिलिकॉन की संरचना बताई थी बताई। तो ये क्या हो गया परमाणु, और परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है डियर सहसंयोजक ठोस, कौन सा पाया जाता है सहसंयोजक बंध। तो हम ये बोल सकते हैं इस प्रकार का जो ठोस है, इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो किसका होगा सहसंयोजक, क्योंकि इनके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है भाई सहसंयोजक, कौन सा बंध पाया जाता है सहसंयोजक। ठीक है भाई, तो सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस क्या होता है। ठीक है भाई, क्यों है इनका कारण, NH4 में आयनिक ठोस क्यों है और SI में सहसंयोजक ठोस क्यों। ठीक है भैया, आपको आई होप ये दोनों क्वेश्चनों के जवाब अब अच्छी तरीके से पता चल गए। वैसे मैंने इनको कल की क्लास में बताया था, लेकिन मैंने दोबारा बता दिया है अगर आपको समझ। ऐसे भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पर्सनली आप मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं कोशिश ये करूंगा जैसे मैं कोई नेक्स्ट क्लास लेके आता हूं तो उसमें आपकी उस प्रॉब्लम को मैं सोल्व। ठीक है डियर, आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपसे पहले ही बोला था मैं आपको केमिस्ट्री में इतना अच्छा बना दूंगा कि आप खुद कहोगे कि वास्तव में कि हमको केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ। ठीक है, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, तो अब तक जो मैंने 4 क्वेश्चन करवाए ना, 4 क्वेश्चन करवाए, उनको हमको कॉपी में कितने करने हैं भाई 3 क्वेश्चन करने। कितने क्वेश्चन करने हैं भैया 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें उत्सर्जन संख्या, उसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना हमने हमारे नोट्स में कर लिया हो। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन जो बताया था ना मैंने लास्ट चौथे क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को आपको कॉपी में करना है, अच्छा क्वेश्चन है, उसकी आपको तैयारी करनी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या 5 है दिए, अगर देखते हैं हमारी बुक्स में दे रखा है, ये बोल रहा है यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व, किसी अज्ञात धातु का घनत्व, धातु का घनत्व एवं एकक कोष्टिका की विमाएं ज्ञात है, एवं एकक कोष्टिका की विमाएं ज्ञात है, तो क्या आप उसके परमाण्विक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी 1.5, ठीक है भाई, 1.5 है हमारा क्वेश्चन ये वाला। हाँ जी, क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आया। यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्टिका की विमाएं ज्ञात है, हमको एक धातु दे दी, ठीक है भाई, और उस धातु का हमको घनत्व ज्ञात है, और साथ में उसकी विमाएं, यानी विमाएं का मतलब है लंबाई चौड़ाई, यानी इस तरीके से बोल सकते हो उसकी भुजा हमको ज्ञात है।
तो आप उसके परमाणुक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। क्या आप उसके परमाणुक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? पहले तो आप मुझे बताइए, कर सकते हैं क्या तुम? और कर सकते हैं तो किस आधार पर कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं तो किस आधार पर कर सकते हैं? जनरली इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, जब मैंने घनत्व के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे, याद हो, 2 क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको। ठीक है भाई, बता सकता है आप में से कोई भी? कर सकते हैं क्या? हम परमाणुक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस आधार पर? अपन इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे? हाँ जी भाई, क्वेश्चन को समझना है, उसी आपके अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना भाई। सवाल ये समझिए, बोर्ड में आ गया ये क्वेश्चन, अब आप किस प्रकार इसको एक्सप्लेन करोगे? आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। बता सकता है आप में से कोई? हाँ जी। घनत्व का फॉर्मूला लगाकर। हाँ, घनत्व का फॉर्मूला लगाकर, वेरी गुड बेटा। देखिए, सबसे पहले तो अपन को इसमें जवाब क्या देंगे? देखिए, सचिन ने बिल्कुल सही बताया। देखिए, आप इसके परमाणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं हाँ। उत्तर में क्या लिख सकता हूं मैं? हाँ भाई, हाँ। क्योंकि क्योंकि भाई, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? वी नो दैट, हम जानते हैं कि डी बराबर, यानी घनत्व बराबर क्या होता है डियर? जेड इंटू एन, कैपिटल एन, A3 भुजा का क्यूब, ठीक है, और इंटू एन। ये होता है घनत्व का सूत्र। अरे यही होता है ना, वी नो दैट, हम ये जानते हैं। चलो ठीक है, आप ये जानते हैं, तो इस आधार पर अपन कर सकते हैं। वी नो दैट हमें जानते हैं, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आपको क्या ज्ञात करना है? एम, यानी परमाणु द्रव्यमान। तो एम अपन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एम बराबर क्या हो जाएगा डियर? इनको ब्रैकेट गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? डी इंटू A3 इंटू एन ए अपन क्या हो जाएगा आपका यहां पर? जेड। क्या हो जाएगा? जेड। ठीक है भाई, ये हो गया अपना। यानी हम परमाणु के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं इस प्रकार। तो मैं ये लिख सकता हूं, उपयुक्त सूत्र की सहायता से। ये जो मैंने सूत्र लिखा नीचे वाला, उपयुक्त सूत्र सूत्र की सहायता से, की सहायता से हम किसी अज्ञात धातु, हम किसी अज्ञात धातु के परमाणविक द्रव्यमान, के परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, की गणना कर सकते हैं। ठीक है भाई, और इसमें बताना चाहो तो आप ये भी बता सकते हो, जहां पर, यानी यहां पर, ठीक है भाई, यहां पर आप लिख सकते हो डी बराबर क्या है? एकक कोशिका घनत्व। A3 क्या है? एकक कोशिका की भुजा की लंबाई। Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या। Z क्या है? एकक कोशिका के परमाणु की संख्या। इस आधार पर अपन लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सिंपल सा, ज्यादा अपन को नहीं है। यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोशिका की विमाएं ज्ञात है तो आपको तो हम इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। डियर, ऐसा सवाल है, अगर बात करें एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको बोला था, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है पाठ पुस्तक के, जो अंदर ये सब क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा, और जो अंदर नहीं आया, जो नोट्स में नहीं आया है, उस क्वेश्चन को आपको नोट नहीं करवाऊंगा। अब ये अंदर आ चुका है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, उसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है भाई, देखो, आपको नॉलेज सब इसके बारे में, मैंने आपसे कल यही बोला था, आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसको किस प्रकार अपन को एक्सप्लेन करना है, ये अपने टैलेंट के ऊपर, कि आपने क्या सीखा, इसको मैं किस प्रकार एक्सप्लेन कर सकता हूं, ये अपने ऊपर है। ठीक है भैया, तो इस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं भाई। जैसे पूछ रहा है ना, उसी अपने अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना। क्लियर है? आपका कोई दिक्कत? ठीक है भाई, अगर कोई स्टूडेंट इसको करना चाहता है तो कर सकता है, स्क्रीन शॉट इसका ले सकता है। ठीक है भाई, वरना मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की आपको करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है भाई, चले अपन, तो 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन,
हाँ जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6, यानी छठा क्वेश्चन। अगर अपन बात करें छठा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं भाई। छठा क्वेश्चन है किसी क्रिस्टल की स्थिरता, किसी, क्वेश्चन लिख देता हूं पहले मैं, किसी क्रिस्टल की स्थिरता, किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण से प्रकट होती है, गलनांक से प्रकट होती है। टिप्पणी कीजिए, क्या है भाई, टिप्पणी कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें दो क्वेश्चन पूछे भाई, इसमें टिप्पणी कीजिए, ठीक है भाई। आगे दे रखा है इसमें किसी आंकड़ा पुस्तक से जल कॉमा एथिल अल्कोहल, हाँ जी, एथिल अल्कोहल कॉमा लगा लेना भाई, डाई एथिल ईथर तथा मैथेन के गलनांक को एकत्रित करें, मैथेन के गलनांक को एकत्रित करें या एकत्र करें। हाँ जी, आगे क्या पूछा है इसमें, इन अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हाँ जी, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा हो गया साहब, ये क्वेश्चन ही एक बड़ा होगा, क्या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना भाई। ये सब अब बात करें इस पाठ्य पुस्तक का सबसे बकवास क्वेश्चन है, और ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाए, लेकिन मैंने आपसे बोला था सब प्रत्येक क्वेश्चन की नॉलेज हमको होनी चाहिए, एग्जाम में आए या नहीं आए, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण से प्रकट होती है, यानी अपन को ये पता है कोई क्रिस्टल कितना स्थिर है, और ये बात पता चलती है उसके गलनांक से, ठीक है भाई। इस पर अपन को बताना, तो पहले इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे इसको चर्चा को छेड़ेंगे अपन, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आपको ये तो पता है जनरली, क्या पता है भाई, हम क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। आपको ये भी पता है क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य जो बंध पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य जो आकर्षण बंध पाया जाता है, ठीक है, जो वो कैसा होता है, प्रबल होता है। भाई आपको ये पता है क्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार ही तो जुड़े होते हैं, आपस में सटे हुए। क्रिस्टलीय ठोस प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है इनमें भाई, किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में। क्यों, क्योंकि इनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है भाई, किनमें, क्रिस्टलीय ठोसों में। तो एक सिंपल सी बात है भाई, जितना ज्यादा प्रबल आकर्षण बल पाया जाएगा तभी तो ये स्थिर रहेंगे। और एक सिंपल सी बात अगर मैं बताना चाहूं,
इनका आकर्षण बल जितना अधिक होगा इनका गलनांक भी उतना अधिक होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक उच्च होते हैं। भाई क्यों? क्योंकि इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, और प्रबल आकर्षण, जितना ज्यादा प्रबल आकर्षण बल होगा तो उसको अगर अपन हीट देंगे तो ज्यादा, जितना टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई करेंगे अपन उतने अपन को गलनांक होगा। भाई गलनांक अपन ने क्या बोला है, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, बदल जाता नहीं बदलता, किसमें? गलनांक में। तो गलनांक में क्या होगा? उच्च होगा। अगर ठोस क्या है? प्रबल है, तो उसका गलनांक भी क्या होगा? उच्च होगा। और अगर गलनांक उच्च है तो उसका मतलब वो ठोस क्या होगा? स्थायी। तो एक सिंपल सी बात में एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करना चाहूं तो ये बोल सकता हूं क्या मैं, आप बताना भाई, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आकर्षण बल समानुपाती होता है किसके? गलनांक के, और गलनांक के समानुपाती होगा स्थायी के। किनका? ठोस होगा। ये एक सीधा रिलेशन है इनके बीच में कि आकर्षण बल के समानुपाती होगा गलनांक, और गलनांक के बाद क्या होगा? स्थायी। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना तो सिंपल सी बात लिख सकते हो डियर, इसमें क्या? क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है जिसके कारण उनके गलनांक उच्च होते हैं तथा ये स्थायी होते हैं। स्थायी तभी तो होंगे, कहने का मतलब जितना ज्यादा प्रबल आकर्षण बल है उसका गलनांक उतना ही अधिक होगा, और उतना ही अधिक होगा तो वो इसका स्थायी उतना ही अधिक होगा। ठीक है भाई, तो ये बात अपन किसी क्रिस्टल की स्थिरता को क्या उसके गलनांक के परिमाण से प्रकट कर सकते हैं, ये गलनांक से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपन को ये पता चल रहा है कि गलनांक उच्च है तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि उसके मध्य प्रबल आकर्षण बल है, तभी तो गलनांक उच्च होगा। कई जगह अपन देखते हैं गलनांक निम्न होता है, इसका मतलब उनके मध्य आकर्षण जो बल है वो प्रबल नहीं है, वो दुर्बल है। ठीक है भाई, तो उनका स्थायी भी क्या होगा? कम होगा। कब? जब गलनांक क्या हो? निम्न। ठीक है भाई, तो इस टिप्पणी पर लिख सकते हैं अपन, एक लाइन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते तो लिख लीजिए इस लाइन को आप। भाई इसमें आप, मैं लिखूंगा फिर बाद में, तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। वैसे ज्यादा कराना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लीजिए नॉलेज के लिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लिख लीजिए, इसमें लिखिए क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य, क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होता है, प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होता है, प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होता है, इसलिए उनका गलनांक उच्च होता है, इसलिए उनका गलनांक उच्च होता है तथा वे अधिक स्थायी होते हैं, तथा वे अधिक स्थायी होते हैं, तथा वे अधिक स्थायी होते हैं, तथा वे अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है डियर, यहां तक। अब इसको नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, इस लाइन से अपन अर्थ निकाल सकते हैं डियर। ठीक है, जो लाइन मैंने निकाली, ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर तथा मैथेन के गलनांक को एकत्रित कीजिए। अब डाटा पुस्तक कहां से लाए? आज की तारीख में तो डाटा पुस्तक एक ही है, गूगल। भाई गूगल, गूगल पे आप इनके, जो कहने का मतलब है हम इनके गलनांक है वो देख सकते हैं। भाई जल का गलनांक कितना होता है, एथिल अल्कोहल का कितना होता है, डाई एथिल ईथर कितना होता है, मैथेन का। और उन गलनांक, भाई ये बोल रहा है किसी आंकड़ा पुस्तक से या कुछ अच्छी रेफरेंस बुक में से उसके गलनांक को आप नोट कर सकते हैं। जनरली मैं बता देता हूं आपको। ठीक है भाई, हालांकि एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा वो कि इनके आंकड़े बताइए। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ सबसे बकवास क्वेश्चन है, लेकिन देखो नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई से भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आता हो। ठीक है भाई, मैं घात नहीं करना चाहता, चाहे एक दिन लेट हो जाए आपका ये चैप्टर, लेकिन चीजें आपको कंप्लीट करनी चाहिए। हाँ जी, अब बात करें इसमें, जैसे कि मैं बताऊं ठोस जल की मैं बात करूं तो लगभग ठोस जल की है ना, तो वो लगभग होता है आपका 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं अपन। ठीक है भाई, 273 केल्विन। हाँ जी, अगर मैं बात करूं एथिल अल्कोहल की, किसकी बात करूं? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जानते हो, सूत्र जानते हो ना?
अरे एथिल अल्कोहल, अरे जानते नहीं जानते, C2H5OH एथिल अल्कोहल, इसका होता है डियर 158.6 केल्विन। ठीक है भाई। अब बात करें अपन डाई एथिल ईथर। ठीक है भाई, इसकी मैं अगर बात करूं डाई एथिल ईथर, इसका अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट जानना चाहूं तो इसका होता है लगभग 156.6 केल्विन। भाई आंकड़े में हो सकता है कुछ पॉइंटों में अंतर आ सकता है, अपन देखते हैं डाटा बुक में। ठीक है, कोई रेफरेंस बुक आंकड़े में होता है, लेकिन लगभग इतना ही होता है, आप ये मान के चलिए। ठीक है भाई, वैसे आंकड़े अपने काम में नहीं आएंगे, तो केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। मैथिन का होता है लगभग 90.7 केल्विन। ठीक है, अरे आवाज नहीं है। संजय कुमार सैनी, माइक बंद कर बेटे। संजय कुमार सैनी, माइक बंद कर बेटे, आवाज आ रही है? हाँ जी। तो ये क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब एक छोटा क्वेश्चन, डाई एथिल ईथर क्या होता है डियर, ये अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। किसमें पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल ये भी ऑर्गेनिक में अपन पढ़ेंगे। और वैसे अगर बात करें, हमारा 11th में ऑर्गेनिक का एक चैप्टर रह गया था, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अपन ऑर्गेनिक किससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 7 वीडियो मैंने बना रखे हैं ऑर्गेनिक के, जो हमको 12th में आवश्यक है ना, जो चीजें अपन को काम में आएगी, यानी जीओसी। बहुत से स्टूडेंटों ने देख भी लिए जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारे 12th के जितने भी लेसन है ऑर्गेनिक के, उनको समझने के लिए वो, और कुछ एक आध 2 वीडियो मैं और बना दूंगा, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उनको सेव करके रख रखा है। वो इसलिए रख रखा है कि जब भी मैं आपके लिए ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैं उन्हीं वीडियो को आपको भेजूंगा, ताकि आप ऑर्गेनिक को समझ सको। ठीक है भाई, यहां जनरली बता देता हूं, डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है डियर C2H5। ठीक है भाई, ये O हो गया बीच में, फिर हो गया C2H5। ठीक है, इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। देखो ईथर का अगर फॉर्मूला बात करें तो इस तरीके से होता है, R सिंगल बॉन्ड O और R। यहां R का मतलब होता है एल्किल समूह, और एल्किल समूह मतलब होता है जैसे CH3 हो गया। ठीक है भाई, और बात करें अगर C2H5 हो गया। एल्किल समूह क्या होता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम, सीधी सी बात है, जैसे मैथेन बोलते हो। ठीक है भाई, तो इसको मुझे एल्किल समूह बनाना, तो एक हाइड्रोजन कम लग गया, तो मैथिल जुड़ेगा उसमें। ठीक है, इस तरीके से। अभी ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, जब अपनी ऑर्गेनिक चलेगी प्रत्येक चीज आपको बताऊं, निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। हाँ जी, यहां तक हो गया, ये अपन ने कर लिया। हाँ जी, अब बात करते हैं, ये अपन ने गलनांक की गणना कर लिया, आंकड़ा पुस्तक अपन मिलेगी। अगर अपन बात करें ठोस जल की, मैं बात करूं तो H2 होता है। भाई बर्फ का सूत्र भी वही होगा ना, कि नहीं भाई बर्फ का सूत्र कई बार क्या है, अपन रिपीट कहा जाते हैं, कैसे किसी ने पूछा बर्फ का सूत्र क्या है, यार बर्फ का सूत्र, अरे बर्फ जली तो है, वह ठोस अवस्था में ये फील्ड, वाष्प को सूत्र कर दे, यहां लिखवा दे, क्या लिख दे, यहां पर गैस लिख दे। अरे ठीक है ना, तो कहीं आप इस चीज को लेती है बर्फ, तो आपको पता है H2O में कौन सा बंध पाया जाता है? याद है कुछ? H का फॉर्म, वीडियो नंबर 4 मैंने बताया डिटेल से आपको। यानी इसको अपन बोलेंगे कौन सा डियर? हाइड्रोजन। ये फिर किसकी आवाज आ रही है? संजय बेटा, मैंने क्या बोला है? माइक बंद करो, आवाज आ रही है आपकी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंद। यानी अगर भाई ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, कि इनके मेल्टिंग पॉइंट को अपन को एकत्रित करना, और इनके अंतराणविक के बारे, अंतराणविक इनमें कौन सा आकर्षण बल पाया जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं ठोस जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाए। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? दूसरी बात, अगर एथिल अल्कोहल में पूछा जाए, तो हमको पता देखिए C2H5OH, तो यहां पर H है और O है, O का अधिक विद्युत इंधन और हाइड्रोजन है, तो इसके मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा? यानी इसमें भी अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। इसमें भी कौन सा आकर्षण बल पाया जाएगा? हाइड्रोजन बंध। अरे पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा सर? कैसे? देखिए इसको मैं अभी बताता हूं आपको। भाई मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन बंध कहां पाया जाता है? इधर देखिए, हाइड्रोजन जैसे C2H5, ये O है, तो मैंने ये बताया था अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनता है उसी को अपन हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। तो कहने का मतलब है इनमें क्या बनेगा? हाइड्रोजन बंध, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ ही तो बनाएगा H का फॉर्म। यानी यदि हाइड्रोजन O के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, H के साथ बनाएगा और N के साथ बनाएगा। ठीक है भाई, तो इसलिए इसमें भी हाइड्रोजन बंध होगा, जो आकर्षण बंध होगा। हाँ जी, डाई एथिल ईथर की मैं बात करूं तो अब इसमें कौन सा बंध होगा भैया? सर इसमें भी हाइड्रोजन बंध हो सकता है क्या? भाई क्यों सर?
तो इस तरह भी आपने सूत्र बताया था C2H5O और C2H5। सर ये ओ है और या में ये हाइड्रोजन भी दिया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं दिया, इसमें हाइड्रोजन बंद नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? अभी तो आप बोले थे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंद होगा? हाइड्रोजन बंद होगा। दिया अगर इसको मैं तोड़ना चाहूं तो ये टूटेगा CH3C2 और O, ठीक है, और इसको तोड़ना चाहूं तो ये टूटेगा CH3 और CH2 इस तरीके से, यानी CH2 और CH3, ठीक है भाई। अब आप इसमें ये देखोगे, ये क्या, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो बीच में O है, क्या ये हाइड्रोजन से जुड़ रहा है या कार्बन से जुड़ रहा है? भाई आपने 10वीं में नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, तो ये तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन इसके कार्बन के साथ जुड़े। ये जो ऑक्सीजन है किससे जुड़ रहा है? हाइड्रोजन, न कि कार्बन से। आपको सूत्र में ऐसे लग रहा है ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ रहा है, ये इस तरीके से जुड़ रहा है, H इस तरीके से जुड़ रहा है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये किससे जुड़ रहा है? कार्बन से जुड़ रहा है, न कि हाइड्रोजन से। तो मैं ये बोल सकता हूं ये ऑक्सीजन से नहीं जुड़ रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बंद नहीं होगा। तो कौन से बंद होगा भैया? ये जो अगर अपन बात करें डाईएथिल जो ईथर है, ये किस प्रकार का बात करें अपन, किस प्रकार का अणु है? ये भैया ध्रुवीय अणु है। कौन सा अणु है? ध्रुवीय अणु। और ध्रुवीय अणु को मैंने बताया ना कुछ द्विध्रुव आगम होगा आपका, कुछ ना कुछ द्विध्रुव आगम होगा उसमें, यानी म्यू का मान अगर अपन बात करें 0 नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ होगा इसमें। तो इसमें मैं बोल सकता हूं इसमें जो आकर्षण बल होगा वो होगा द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है भाई, द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है भाई। क्योंकि यहां पर ये जो पूरा जो अणु है अगर बात करें अपन, ये कैसा अणु है? ध्रुवीय अणु। और ध्रुवीय अणु में ये प्रकार का आकर्षण बल पाया जाएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे बात करें मैथेन की, मैं बात करना चाहूं तो मैथेन में क्या देखोगे आप? मैथेन में हमने पढ़ा था, इसमें आपको पता है कैसे प्रकार का मैथेन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो इसमें होगा प्रेरित 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 द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, ठीक है भाई। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें तो होगा हाइड्रोजन बंद, इसमें होगा हाइड्रोजन बंद, तीसरे डायएथिल में इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल हो जाएगा, या वांडरवाल बल बोल सकते हो। आकर्षण जगह अपन वांडरवाल और भी अच्छा लगेगा, वांडरवाल बल इसको बोल सकते हो, प्रेरित द्विध्रुव वांडरवाल बल या आकर्षण बल, ठीक है भाई। क्योंकि आपको पता है मैथेन किस प्रकार का अणु है, मैथेन लिखवाया मैंने आपको यहाँ पर, मैथेन CH4 CCl4 कैसा अध्रुवीय अणु है, तो अध्रुवीय अणु में इस प्रकार का आकर्षण पाया, ठीक है भैया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं भाई, ये जो मैंने बताया ना, ये मोस्टली कुछ क्वेश्चन तो आपको मैंने एक सानवी के लिए बोला था, मैंने आपको एक लिंक भेजा था, जैसे मैंने जब इनको करवाया था ना, तो मैंने ये बोला था कि अगर आप चाहो तो इनको आप कॉपी में नोट कर सकते हो, आप इनको कॉपी में नोट कर सकते हो। लेकिन मैंने जिन स्टूडेंटों की कॉपी देखी ना, उनमें से केवल एक स्टूडेंट ने इसको नोट किया। भाई मैंने आपको लास्ट ईयर बात करें, लास्ट ईयर का एक वीडियो डाला था मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें सभी ठोसों के तुलनात्मक अध्ययन मैंने करवाया था, ध्रुवीय अध्रुवीय सारणी बनवाई थी, यानी लगभग 15-16 मिनट का एक वीडियो था। और मैंने ये बोला था इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से तुलनात्मक अध्ययन करना है और इसको आपको कॉपी में नोट करना है ताकि आप तुलनात्मक हो। लेकिन जब भी मैंने कॉपी चेक की है, जितने भी स्टूडेंट हो उनमें से केवल एक स्टूडेंट, भाई जिनकी कॉपी मैंने चेक की है उनकी मैं बोल रहा हूं, केवल एक स्टूडेंट ने ही वो काम कर रखा, और वो स्टूडेंट है सितेश गुजर। उसने ये सारणी बना रखी है, बाकी किसी ने भी नहीं बना रखी, क्योंकि सब इंटेलिजेंट है, किसी को आवश्यकता नहीं है तो इसका काय जो बना है। आप चलो आपने भेजी वीडियो दे दी, कोई दिक्कत ना, काय जो बनाए तो वो काम में आती है, इसलिए मैंने भेजी थी। भाई इस साल मैंने वो सारणी आपको नहीं बनाई, क्योंकि मैंने डिटेल से ही प्रत्येक ठोस के बारे में आपको बता दिया, इसलिए इस साल वो सारणी मैंने नहीं बनाई, इसलिए मैंने आपको लास्ट ईयर का वीडियो भेजा था। लेकिन बहुत कम स्टूडेंटों ने उस चीज को बनाया, ठीक है भाई। तो अगर नहीं बनाया तो लास्ट में बना लेना भाई, आपके काम की चीज ही है, बेकार चीज नहीं है। तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर करना चाहो तो इसको कर लेना, वरना कोई ऐसे ही बकवास क्वेश्चन है ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये जरूर याद होना चाहिए, देखिए ऊपर वाला याद हो नहीं हो, ये चीज जरूर हो कि कौन कौन सा आकर्षण बन पाएगा, ठीक है भाई। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीन शॉट फटाफट पूर्ति के साथ, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित युग्मों के पदों में, निम्नलिखित युग्मों के पदों में कैसे विभेद करोगे? यानी क्वेश्चन नंबर अगर अपन बोले 1.7, निम्नलिखित हाँ जी, निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद करना है आपको, विभेद करना। कौन कौन से पद दे रखे? पहला दे रखा है आपका षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है भाई, एवं घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन। हाँ जी। नंबर 2 की बात करें, इसमें दूसरा दे रखा है आपको क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका, एवं एकक कोष्टिका, ठीक है भाई। तीसरा इसमें दे रखा है डियर, अगर अपन बात करें चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, एवं अष्टफलकीय रिक्ति। हाँ जी भाई, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्या है भाई? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद अपन को करना है। आपको ये बताना षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन में क्या अंतर है, ठीक है भाई। दूसरी बात करें क्रिस्टल एवं एकक कोष्टिका में क्या डिफरेंस है, अंतर बताने, कहने का मतलब ये है मेरा। और चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति, हालांकि ये सब क्वेश्चन मैंने आपको नोटबुक में करवा चुका हूं, मैं इनको प्रत्येक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जो नहीं करवाया, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिपीट अपन कर लेते हैं। हालांकि ये कॉपी में आपको नहीं करना भाई। आपसे पूछा जाए षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन, अर्थात मैं इसको शॉर्ट में बोल सकता हूं एचसीपी एवं सीसीपी। घनीय निबिड़ संकुलन का मतलब क्या हो गया? क्लोज, वो क्यूबिक क्लोज पैक्ड घनीय निबिड़ संकुलन, ठीक है भाई। हाँ जी, क्या हो गया? घनीय निबिड़ संकुलन। अब बात करें इसमें अंतर आपको बताना, तो डियर मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है एचसीपी। मैंने बताया था कि यदि किसी समतल सतह पर एक विमीय परतों को, रिपीट कर रहा हूं, किसी समतल सतह पर एक विमीय परतों को यदि एक आगे पीछे उनके गर्तों में व्यवस्थित किया जाए, कैसे? जैसे कि ये हो गया एक विमीय परतें, हल्का सा बना रहा हूं, वैसे आपको जानकारी है इसके बाद, ये एक विमीय परत होगी, तो इनके गर्तों में यदि हम एक विमीय परतों को रखते हैं तो हमें किस प्रकार की परत प्राप्त होती है, हमको किस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है? षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन हो गई, षष्ठकोणीय। अब आप देखोगे ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी षष्ठकोणीय संरचना बन गई। अरे बता चुका हूं इसको डिटेल से, अर्थात मैं बोल सकता हूं षष्ठकोणीय, और इसकी उत्तेजन संख्या कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है भाई। हाँ जी, अगर इसके बारे में पूछा जाए घनीय निबिड़ संकुलन, सर ये कहां से टॉपिक है, वो ई कहां पे? तो डियर मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट टॉपिक याद कीजिए ठोसों में निबिड़ संकुलों का अष्टफलकीय रिक्ति जो थी, जब तीसरी परत को हम, क्या भाई, जब तीसरी परत को अपन किसके ऊपर रखते हैं? अष्टफलकीय छिद्र के ऊपर रखते हैं। किसके ऊपर रखते हैं? अष्टफलकीय छिद्र। तो हमें किस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है? घनीय निबिड़ संकुलन। कैसे भाई? मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, याद है तो कुछ, जैसे ऊपर त्रिभुज, बीच में मैंने आपको षष्ठकोणीय संरचना बनाई थी इस तरीके से, नीचे उल्टा त्रिभुज बनाया था। तो हमको इसमें जो पैटर्न प्राप्त हुआ था ए बी सी, अगर यहां पर बात करें इसमें कौन सा पैटर्न प्राप्त होगा? ए बी। इस तरीके से अपन अंतर कर सकते हैं भाई। नॉलेज आपको इस टॉपिक के बारे में है, अंतर, ये अंतर हमको अपने अकॉर्डिंग करना है। आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर, क्योंकि जानकारी आपको सभी को है कि ये पढ़ा चुका हूं मैं, आपको नोट करवा चुका हूं इसको कॉपी में, ठीक है भाई। हाँ जी, ये हो गया। अब इसमें आप देखो पैटर्न एबीसी, ऊपर वाली, नीचे वाली, पहली दूसरी तीनों परतें क्या होती है? अलग होती है। इसमें पहली परत दूसरी परत से अलग होती है, लेकिन तीसरी परत पहली परत से समान होती है, इसलिए इसमें ए बी प्रकार का पैटर्न होता है। इसमें पैटर्न होता है एबीसी। इसकी उत्सर्जन संख्या मैंने आपको 12 बताई थी, इसकी कितनी होती है? 6 होती है। तो यहां पर कितनी हो रही है? इसकी 12, और इसकी उत्सर्जन संख्या 6।
ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये अंतर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं यहां पर क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। शायद इसको बताने की आवश्यकता है। क्रिस्टल जालक क्या है? एकक कोष्टिका का बड़ा रूप। यानी एकक कोष्टिका को विभिन्न दिशाओं में बार बार दोहराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? क्रिस्टल जालक। तो दोनों की परिभाषा लिखनी है आपको, बस ये अंतर हो जाएगा। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन है चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। इसमें क्या, ये भी बहुत आसान है, इसको मैंने काफी बार बताया आपको, 2-3 बार बनाना सिखाया भी है। इसको याद है कुछ? नहीं साहब, भूल गया साहब। अब अभी रिवीजन करेंगे, 2 दिन की छुट्टी दी है ना हमने, जब रिवीजन करेंगे जब याद आ जाएगा। अरे ऐसा बताया था कि यार ये 2 गोले और ये तीसरा गोला और चौथा गोला इनको ऊपर, तो ये हो गई चतुष्फल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति क्या बताई थी? जैसे एक गोला, फिर 2 गोले नीचे, फिर 2 गोले स्पर्श करते हुए इस तरीके से, फिर एक गोला ये। यानी ये तो 6 गोलों से घिरी होती है, ये 4 गोलों से घिरी होती है। ये चतुष्फल की रिक्ति होती है, अष्टफल की रिक्ति। भाई दिक्कत है इस क्वेश्चन? नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, समझाना था मुझे, जो मैंने समझा दिया। ठीक है भाई, चले भाई क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? यानी क्वेश्चन नंबर 1.8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है डियर, इसमें निम्नलिखित जालकों में से निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक एकक कोष्टिका में जालक बिंदु की संख्या बताइए। संख्या बतानी है भैया आपको, संख्या, जालक बिंदु की संख्या बताइए। ठीक है भाई, हालांकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, लेकिन देखिए, देख लेते हैं। फिर भी मैंने आपको जब अभी कणों की संख्या बताई थी तब मैंने बता दिया था, एक एक कोष्टिका के बारे में बताया था। पहला दे रखा है इसमें फलक केंद्रित घनीय। ठीक है भाई, पहला ये दे रखा है आपका, इसमें जालक बिंदु की संख्या बतानी है। नंबर 2 फलक केंद्रित घनीय पहले होगा, इसको दे रखा है चतुष्कोणीय। और नंबर 3 दे रखा है इसमें डियर, वो दे रखा है आपको अंत्य केंद्रित। हाँ जी, तो इनमें आपको जालक बिंदुओं की संख्या बतानी। अब एक मैं आपको बात बता देता हूं, इसमें कई बार क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके नामों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां से अपन रिपीट कर जाते हैं। आते तो हमको हैं ये, लेकिन वही बात है, जब हमको ये बता दे जाए सर इसमें ये करना है, तो आप आसानी से कर दो। मान लीजिए ये देखो, दोनों सेम है, ये फलक केंद्रित, लेकिन ये यहाँ घनीय दे रखा है, यहाँ चतुष्कोणीय दे रखा है। घनीय का मतलब क्या है डियर? मैंने पहले बताया, घन जो लंबा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो दूरियां हैं वो क्या हो? बराबर हो, वो घनीय होता है। जैसे रूम होता है अपना। चतुष्कोणीय आपको बताया था जब मैंने ब्रेले जालकों वाली सारणी बनाई थी, आपको याद हो तो। ठीक है भाई, तो चतुष्कोणीय यानी अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय समलंबाक्ष को बताया था मैंने आपको। ठीक है भाई, तो इसमें बताया था ए बी के बराबर होता है लेकिन सी के बराबर नहीं होता, यानी इसमें ऊंचाई बराबर नहीं होती, लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होती। बस ये डिफरेंस है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम क्या इस नाम को देखकर कंफ्यूज हो जा रहे, या ये तो गुरुजी ने कराएंगे फलक केंद्रित चतुष्कोणीय, ये केवल इसमें जाए भाई, मैं चीज तो अपन को ये बता नहीं इसकी। ठीक है भाई, कैसे देखिए मैं बता रहा हूं इसमें। हाँ जी, फलक केंद्रित घनीय, आपको पता है फलक केंद्रित घनीय, ये मैंने बताया था, आपको याद है इस तरीके से। हाँ जी, ये मैंने बताया था, यानी आठ कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आठ कोणों पर अभिविकर्ण, और प्रत्येक फलक में 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता है टोटल जालक बिंदुओं की संख्या मैंने आपसे याद करवाई थी, आपको याद हो। ठीक है भाई, 8 और ये कितने हो जाएंगे? 6, टोटल कितनी हो जाएगी? 14। कितनी हो जाएगी? 14। यानी मैं बोल सकता हूं फलक केंद्रित घनीय में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 14। 8 तो कोणों पर और बात करें 6 फलकों। अब भाई जालक बिंदु क्या होते हैं? सिंपल सी तरीका मैंने बताया है,
यानी अगर किसी एकक कोष्टिका में यदि अवयवीकरणों को बिंदु के द्वारा दर्शाया जाए तो अपन चालक बिंदु बोलते नहीं बोलते। ठीक है भाई, 14 हो। अब इसकी बात करें, चलिए थोड़ा सा नाम या तो समझ में आ गई है, तो डियर इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी जालक बिंदु की संख्या सेम होगी। सर ऐसा क्यों? इसमें जालक बिंदु की संख्या इसमें भी 14 होगी, बिल्कुल 14 होगी। क्यों? देखिएगा, अब इसमें देखिए घन नहीं होता, ये घनाभ होता है। इस तरीके से बना सकते हैं इसको अपन। हालांकि डायग्राम आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। अधिकतर टीचर इसको सॉल्व भी नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि समझ में नहीं बैठे काय करो चतुष्कोणीय का मतलब क्या है। अब देख लेना। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें भी कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये हो गए 7 6 7 8 ऐसे फल 1 2 3 4 5 6। तो इसमें वो ये घना हो गया, वो घन था। तो इसमें अपन बात करें ऊंचाई समान नहीं होती, तो इस तरीके से अपन इसमें बोल सकते हैं 8 + 6 कितने हो जाएंगे, 14। भाई 8 तो कौन होगा, वही फलक वही 6 होते हैं, लेकिन बस इसमें क्या समान नहीं होती, ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई तो समान होती है। भाई आपको मैंने अक्षीय दूरी निकाली थी, निकाली थी, याद होगी। अब पन्ने मत पलटना कि भाई गुरुजी ने या लिखवाई नहीं लिखा, ये आपको याद होगी। और याद नहीं है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। ए बी और सी बराबर नहीं होती है इसमें। ठीक है भाई, ऊंचाई बराबर नहीं होगी। क्लियर है? हो गया। तीसरा अंत केंद्रित, ये तो आप ठोक ठोक के कर दो, अरे गुरुजी आंख बंद के कर दो। अंत केंद्रित यानी केंद्र में एक अवयवीकरण होगा, 8 तो कोने पर और 1 केंद्र में, कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत यार तक आसानी से कर सकते हो ना इसको। अब 8वां क्वेश्चन है, अब करना चाहे ना जो स्टूडेंट कर सकता है, वरना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि आप अंदर पढ़ चुके। बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि कई देखो यहाँ डिफीट खा जाते हैं अपन। आठवीं चीज, अब इसमें 14 है यार तक, अगर मैं इसको बताता नहीं तो आप डिफीट खाते, गलती करते। अगर ये एग्जाम में आ जाए मेरी, अरे गुरुजी चतुष्कोणी के नाम से मैं कंफ्यूज होगा, अगर मुझे कोई बता देते नहीं फलक केंद्रीय है तो मैं कर जाता 14। अरे केवल यहाँ है जरूरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन और हो जाएगा आपका, 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ फटाफट, आपका टाइम भी हो गया है। हाँ जी, वैसे भी मैसेज नहीं आया मेरे पास। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ये क्वेश्चन है, ये आपको कॉपी में करना है भाई। क्वेश्चन क्या है भाई, समझाइए। 1.9 में लिखा था इसमें भाई, समझाइए। क्या समझाना है भाई, समझाइए। पहली बात है इसमें धात्विक क्रिस्टल, क्या बोला मैंने दिया, धात्विक क्रिस्टल एवं धात्विक क्रिस्टल एवं आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल में समानता, में समानता, समानता क्या है इसमें, एक तो ये बतानी है, एवं विभिन्नता। पहला क्वेश्चन हो गया भाई, विभिन्नता। धात्विक क्रिस्टल एवं आयनिक क्रिस्टल, सॉरी आयनिक क्रिस्टल और लिख लेते हैं वरना आयनिक क्रिस्टल में। ठीक है भाई, आयनिक क्रिस्टल में समानता एवं विभिन्नता आपको बतानी है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, अगर अपन बात करें, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, ठोस कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं, कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, प्रकृति के क्यों होते हैं, कठोर एवं भंगुर प्रकृति के क्यों होते हैं। या आप ये भी लिख सकते हो कि आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं क्यों। कैसे भी क्वेश्चन बना सकती है, लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, धात्विक क्रिस्टल एवं आयनिक क्रिस्टल में समानता बतानी। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं समानता के बारे में। ठीक है भाई, आप ऐड कर लेना भाई, इनको स्क्रीनशॉट लेना इसका, जो समानता मैं बता रहा हूं। फिर अपन बात करें, धात्विक क्रिस्टल का मतलब हो गया धात्विक ठोस, आयनिक क्रिस्टल का मतलब हो गया आयनिक ठोस। क्लियर है ये बात? हाँ जी। अब बात करें आयनिक ठोस और धात्विक ठोस में समानता क्या है, क्या हो सकती है समानता, अगर अपन सोचना चाहे तो बता सकता है क्या समानता हो सकती है। डियर जब मैंने आपको ये दोनों में अंतर बताया था तो एक मैंने बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कुछ बताया याद नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। ये तो होता है धात्विक ठोस, मान लीजिए ये धात्विक ठोस है और ये है अपना आयनिक ठोस। धात्विक ठोस में मैंने बताया था कि धनायन होते हैं, ये धनायन हो गए और धनायन को घेरे रखते हैं इलेक्ट्रॉन।
नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं, ठीक है भाई। क्या घेरे रखते हैं? इलेक्ट्रॉन। मैंने यही तो बताया था। अब ये भी कौन धात्विक ठोस के धनायन को कौन घेरे रखता है? इलेक्ट्रॉन। बताया था नहीं बताया था जब मैंने ये पढ़ाया था? हाँ जी। आयनिक ठोस में बता करें तो इसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं। किसमें? इसमें। अब मैंने इन दोनों में कंपेयर किया था, आपको याद हो सकता, उस समय मैंने बताया था अगर फिजिक्स की मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? फिजिक्स की। फिजिक्स में धनायन और ऋणायन यानी विपरीत आवेशों के मध्य, आपने पढ़ा भी होगा, विपरीत आवेशों के मध्य जो बंध आकर्षण बल पाया जाता है उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण कि दोनों विपरीत आवेश है, ये धनायन हो गए ऋणायन हो गए, तो इस आकर्षण बल को बोलेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। सेम इसी प्रकार इसी में होगा, ये बताया था मैंने आपको, याद हो पिछले वीडियो में, अगर आपने बारीकी से देखा होगा। मेरी प्रत्येक क्लास में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, मैंने आपको बोला ना अगर बारीकी से आपने देखा है तो आप हर कुछ का जवाब दे सकते। दूसरी बात करें, मैंने ये बोला था ये हो गया आपका धनायन, धनायन क्या रहना, तो आवेश क्या हो गया? विपरीत। तो फिजिक्स में इस वैसे तो अपन बोलेंगे इसमें कौन सा धात्विक बंध, लेकिन फिजिक्स की अगर मैं तुलना करूं तो इसमें हो जाएगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। आपने पढ़ा होगा दो विपरीत आवेशों के मध्य कौन सा आकर्षण पाया जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या पाया जाता है? स्थिर। तो एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं, इन दोनों में समानता क्या हो गई कि धात्विक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल दोनों क्रिस्टल, या मैं ये बोल सकता हूं धात्विक ठोस या आयनिक ठोस में दोनों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। एक समानता ये हो गई, चलो ठीक है भाई। दूसरी समानता क्या हो जाएगी इसमें? हाँ जी, दूसरी समानता इसमें क्या हो जाएगी? आपको ये पता है कि धात्विक जो ठोस होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर? क्लियर। अब आप बात करो साहब ये तो ना हो ठोस अवस्था में, तो ना हो, अरे तो गलित अवस्था में तो हो सके, द्रव अवस्था में, तो क्या मैं ये लैंग्वेज बोल सकता हूं क्या कि धात्विक ठोस और आयनिक ठोस द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं? भाई ये ठोस अवस्था में तो नहीं होता विद्युत का सुचालक, कौन? अगर बात करें आयनिक ठोस, लेकिन द्रव अवस्था में होता है। ये तो द्रव अवस्था की बात करें या किसकी बात करें? अगर बात करें अपन ठोस अवस्था, तो दोनों में होता है। तो अपन ये सिंपल सी बात इसमें समानता बतानी है, तो दोनों में विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन सी अवस्था? पिघली हुई अवस्था में, द्रव अवस्था। ये दूसरी समानता होगी। तीसरी समानता अगर बात करें इनके मध्य, ये धात्विक ठोस और आयनिक ठोस कैसे बन देना? प्रबल बन देना। और अभी आपको मैंने क्वेश्चन में जवाब दिया, यदि प्रबल आकर्षण में पाया जाएगा तो इनका गलनांक क्या होगा भाई? उच्च होगा। तो एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं, इन दोनों के गलनांक और कथनांक क्या होंगे डियर? उच्च। ये समानता हो गई थी। आपको दो बतानी है कोई सी, ठीक है भाई? लिखो क्या आप याद रह जाएगी आपकी? हाँ जी भाई, लिखोगे याद रह जाएगी? चलो लिख देखो और लिखो गुरु जी लिखो। हाँ जी, पहली समानता मैं लिख देता हूं, उसमें दोनों में आप लैंग्वेज बना देना, तौर पे लिख रहा हूं मैं, दोनों में स्थिर वैद्युत, दोनों में कौन सी है? आप ये लैंग्वेज लिखिएगा, धात्विक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल, या धात्विक ठोस या आयनिक ठोस, ठीक है भाई? दोनों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है भाई? एक तो ये हो गया। दूसरा अगर बात करें इसमें, दूसरा बोले दोनों द्रव अवस्था में, दोनों कौन? दोनों की जगह वही लिखना है, दोनों द्रव अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं भाई? विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं डियर? सुचालक होते हैं, ठीक है भाई? हाँ जी। नंबर 3 की मैं बात करूं, 3 क्या बताया? इनके गलनांक, किनके गलनांक? इन दोनों के, इनके गलनांक एवं कथनांक, गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं, ठीक है भाई? उच्च होते हैं। तो ये मैंने निकाल दी समानता, धात्विक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल में समानता, ठीक है भाई? तीनों के बारे में मैंने समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लैंग्वेज आपको पूरी लिखनी है भाई कि धात्विक ठोस और आयनिक ठोस, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, ठीक है भाई? हाँ जी, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिया फटाफट, ताकि अगर अपन पढ़े। ये तो दिया अपन ने पढ़ी है, इसमें क्या भाई? समानता। असमानता पूछी जाए तो असमानता तो बहुत है इनमें, कंपेयर करो भाई, समान ही तो चाहिए अपन, समान में दिक्कत आई। असमान क्या होगी भाई? असमानता बात करें, पहली क्या होगी? आपको पता है कि इसमें धात्विक ठोस में कौन सा बंध पाया जाता है? तो आप ये बोल सकते हो धात्विक ठोस में धात्विक बंध पाया जाता है, धात्विक ठोस में धात्विक बंध पाया जाता है, धात्विक बंध। और आयनिक ठोस में
जबकि जबकि आयनिक ठोस में जबकि आयनिक ठोस में आयनिक ठोस में कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध, एक तो विभिन्नता इनमें योग, ठीक है भाई। हाँ, दूसरी क्या होगी? आपको पता है इनमें अवयवी कण क्या होते हैं? किसमें? धात्विक ठोस में धनायन, और धनायन को कौन घेरे रखता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं इनमें, किनमें? नाम भी लिख देता हूं, चलो मैं। धात्विक ठोसों में अवयवी कण धनायन होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन घेरे रखते हैं। जबकि आयनिक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? आयनिक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं डियर? ये होते हैं धनायन एवं ऋणायन। ठीक है भाई, ये दो विभिन्नता हो गई। और लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो भाई, पूरी डिटेल आपको पता है और भी लिख सकते हो इनमें, ठीक है भाई। जैसे आप अगर ये बोल दो, आप ये बोल सकते हो इसमें, ये तो क्या होता है? विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत, वहां से अंतर कर सकते हैं अपन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसको आपको करना है कॉपी में, अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है। तो पहले वाले का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है भाई, लिख सकते हो। नॉलेज पढ़ाया हुआ अंदर आपको भाई, धात्विक ठोस और आयनिक ठोस में समांतर विविधता बतानी है आपको, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन होगा डियर। मैंने ये बताया था, सेकंड जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पॉइंट है, यानी आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं क्यों? समझो कुछ, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमको याद भी होना चाहिए ये, ठीक है भाई। दूसरा बात करो 8.9 का दूसरा क्वेश्चन, आयनिक ठोस, ठीक है भाई, कठोर एवं भंगुर होते हैं क्यों? डियर, आपको ये पता है आयनिक ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था कैसे होती है? देखिए मैं बताता हूं आपको, ये प्लस ये माइनस इस तरीके से होती है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस तरीके से होती है। फिर ये माइनस, फिर ये होती है प्लस, फिर ये क्या होती है? माइनस, फिर ये क्या होती है? प्लस, फिर ये क्या होती है? माइनस, फिर ये क्या होती है? प्लस, इसी तरीके से होती है। यानी आयनिक ठोसों में धनायन और ऋणायनों की जो व्यवस्था होती है, अगर अपन बात करें, एक निश्चित अवस्था होती है, यानी धनायन के बाद ऋणायन आएगा, ऋणायन के बाद धनायन। अरे नहीं आएगा समझ में? अरे सीधी सी बात है, आपको बताया था Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, आया समझ में? ये तो चिन्ह लिखा है मैंने तौर तरीके से, ठीक है भाई। तो आयनिक ठोसों में धनायन और ऋणायनों की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि इनमें एक धनायन एक ऋणायन को, यानी एक धनायन एक ऋणायन से जुड़ा होता है। जब इन पर कठोर प्रहार किया जाता है, यानी अपन तेजी से इनको अपन किसी कठोर पदार्थ से इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी मैंने इनको तोड़ दिया, कठोर प्रहार, यही मैं फोर्स लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं इनको तोड़ने के लिए। तो क्या होता है कि जो समान आवेश के जो आयन है, समान आवेश का मतलब जो प्लस प्लस वाले आयन है, समान आवेश के जो आयन है वो क्या होंगे डियर? एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे डियर? प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षण से क्या होगा? जैसे कि यहाँ है, जैसे ये हो गया माइनस, ये प्लस हो गया माइनस, ठीक है भाई, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ठीक है भाई, ये हो गया माइनस, नीचे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस। समझे कुछ आप भाई? यहां पर आप देख रहे हो माइनस प्लस, लेकिन यहां देख रहे हो माइनस जैसे ही अपन फोर्स लगाएंगे इसमें या कठोर वस्तु का इसका अपन प्रहार करेंगे,
तो क्या होगा, जो समान आवेश के जो आयन है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अब देखिए माइनस माइनस, यहां पर था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन यहां क्या माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और प्रतिष्ठ करने के कारण ये आयनिक यौगिक क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है डियर, भंगुर का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी एग्जाम्पल, जैसे ये चौक है, ठीक है भाई, ये चौक बहुत कठोर है, ठीक है भाई, तो इस कठोर का यानी पदार्थ का वह गुण, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इस चीज को, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लोगे इसको, लेकिन मैं बता देता हूं, पदार्थ का वह गुण जिसे तोड़ने पर वो मुड़े नहीं, जैसे इसको मैं तोड़ूंगा तो मैं मोड़ने की कोशिश करूंगा, मुड़े नहीं, टूट जाएगी, टूट गई। तो जो मोड़ने पर मुड़े नहीं टूट जाए, तो इस प्रकृति को बोलते हैं परभंगुर। मान लीजिए ये मोड़ने पर मुड़ जाती है, कई देखते हैं अपन प्लास्टिक होते हैं मुड़ जाते हैं, तो वो होता है प्रताप, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, मुड़ना। और जब वो कठोर वस्तु मुड़ती नहीं है, टूट जाती है, तो इसे बोलते हैं भंगुर प्रकृति। केवल यही चीज आयनिक ठोसों में ये अवस्था हो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये क्या होता है, समान आयन का प्रतिकर्षण, समान आयनों में प्रतिकर्षण, ठीक है भाई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, सर ये तो पता चल गया, लेकिन इसमें ये भी लिखा है आयनिक ठोस कठोर होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। किनके मध्य, धनायनों और ऋणायनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए आयनिक ठोस कठोर होते हैं। भंगुर क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें धनायन और ऋणायनों की निश्चित नियमित व्यवस्था होती है, निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। और निश्चित और नियमित अवस्था में जैसे अपन कठोर वस्तु का प्रहार करते हैं या अधिक फोर्स लगाते हैं, तो ये जो आयन है, समान आवेश के जो आयन है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और इससे प्रतिकर्षित करने से क्या होते हैं, जो आयनिक यौगिक है वो टूट जाते हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं आयनिक यौगिकों की जो प्रकृति वो कैसी होती है, भंगुर होती है। ओके डियर, समझ में आ गया, इसको नोट करना चाहोगे, चलो मैं बोल देता हूं, फटाफट लिखिए, जल्दी फटाफट फुर्ती के साथ लिख लीजिए, इसको लिखने में टाइम लगेगा, मैं बोल देता हूं, उसको लिखिए। देखिए आयनिक ठोस, आयनिक ठोस कठोर तथा भंगुर होते हैं, शॉर्ट में लगा देता हूं आपको, ठीक है भाई। आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं क्योंकि क्योंकि आयनिक ठोसों में क्योंकि आयनिक ठोसों में क्योंकि आयनिक ठोसों में आयनिक ठोसों में की जगह करना आयनिक ठोसों के मध्य, क्योंकि आयनिक ठोसों के मध्य प्रबल आकर्षण बल कोष्ठक में लिख लेना, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, कोष्ठक में क्या लिख लोगे डियर, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं अगर किसी ने नहीं लिखा है, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं क्योंकि इनमें आयनों के मध्य या आयनों के अपन बोल सकते हैं या इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल, कोष्ठक में लिख सकते हो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है या होता है। आगे लिखिए, इसमें इनमें बल लगाने पर फोर्स लगाइए, इनमें बल लगाने पर समान आवेश के आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे आयनिक यौगिक टूट जाता है, इसलिए आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं, डियर। इसमें एक बात याद रखना, आप क्या बात याद रखना, इस क्वेश्चन को दो तरीके से, अगर आपको सिंपल से पूछा जाए आयनिक यौगिक कठोर क्यों होता है, तो सीधा सा जवाब देना आयनिक यौगिकों के मध्य जो उनके अभिन्न कण है या आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये कहानी खत्म हो गई एक लाइन में। अगर वो पूछे आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के होते हैं क्यों, तो आप सीधा सा जवाब देना, फिर लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। भाई आपको नॉलेज होगी भंगुर क्यों होता है, कठोर क्यों होता है, तो क्या लिखोगे इसमें, ये लिख सकते हो, फिर लैंग्वेज चेंज करके लिख सकते हो
कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो भंगुर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि आयनिक ठोसों की अगर मैं बात करूं, इनमें धनायन और ऋणायनों की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात एक धनायन से एक ऋणायन जुड़ा होता है। जैसे ही कठोर प्रहार किया जाता है या बल लगाया जाता है, तो आयनिक यौगिक में जो समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करने के कारण क्या करते हैं भाई, ये प्रतिकर्षित करने के कारण आयनिक यौगिक क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है डियर, तो इस तरीके से अपन इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन में करवा देता हूं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु क्रिस्टल में संकुलन क्षमता बतानी। 10वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, हालांकि करने की आवश्यकता नहीं है उसको कॉपी में, ये क्वेश्चन करना है भाई कॉपी में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो उसने संकुलन क्षमता पूछी है भाई। किसकी संकुलन क्षमता पूछी है, एचसीसी की संकुलन क्षमता, ठीक है भाई, बीसीसी की संकुलन क्षमता, और पूछी है एचसीसी की संकुलन क्षमता, और ये मैं करवा चुका हूं, तीनों की गणना करवा चुका हूं। 10वां क्वेश्चन जो है इनकी संकुलन क्षमता पूछी है। एचसीसी की संकुलन क्षमता आपको पता है 52.4% होती है, बीसीसी की संकुलन क्षमता 68% होती है, आपको पता है। एचसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74% होती है, नहीं होती। तो इस क्वेश्चन को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गणना मैं करवा चुका हूं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 तक। 10 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, अब इसमें 8-10 क्वेश्चन और हैं। उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको क्या करूंगा, आज ग्रुप में मैं यूट्यूब पर एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, लास्ट के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से उसमें से कंप्लीट कर लेना। मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं, इसमें से मैंने बता दिया आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है धातु क्रिस्टल वाला वो करना है, बस यही क्वेश्चन करना है। एक करना चाहो तो वो वाला कर सकते हो, पहला वाला। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को 2 या 3 क्वेश्चन अपन को करने हैं आज के में, मैंने बता दिया भैया आपको। अब बात करते हैं अपन जो क्वेश्चन अपन को करने हैं नेक्स्ट के, जो मैं बात करूं उसका वीडियो आपको शाम तक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं ना, पार्ट के क्वेश्चन जो बचे, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, और उसमें उन क्वेश्चनों में मोस्टली वो क्वेश्चन आपको तैयार करना है जो आपके टेस्टों में आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है जो मैं टेस्टों में ही दूंगा वो आपके, यानी क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और उनको मैं अभी कुछ समय बाद यानी शाम तक मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपको लिंक में भेज दूंगा, आप उसमें से उनको तैयार कर लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है भाई, इस तरीके से। इसके अलावा एक वीडियो और अपलोड मैं करूंगा जो पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे पार्ट के जो एनसीईआरटी में अंदर क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके लिए एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब है आज मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका ये कंप्लीट जो क्वेश्चन बचे उनको मैं रिकॉर्डेड क्लासेज में कंप्लीट कर दूं। भाई लाइव क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है, ठीक है भाई, तो ये चीज आपको याद रखनी। दूसरी बात, अब आपका 16 तारीख को टेस्ट लगेगा, कल और परसों आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं लगेगी, आप सभी को पता है कल और परसों आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं लगेगी। 16 तारीख को कितने बजे टेस्ट लगेगा ये आपको ऑलरेडी एक दिन पहले आपको सूचना मिल जाएगी। क्या टाइमिंग रहेगी ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट को मेरा कहना है कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, क्योंकि आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तभी टेस्ट में अच्छे नंबर आप कर पाओगे। अब बात आई आपकी लाइव क्लास कब लगेगी। लाइव क्लास लगेगी डियर आपकी 17 जुलाई को, किसकी, केमिस्ट्री की। कब लगेगी, क्या टाइमिंग रहेगी, उसकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी ग्रुप में, निश्चित रहिए। मेरी क्लास की आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको टाइम से पहले मैं बता दूंगा कि इस समय मेरी क्लास लगेगी। ठीक है भाई, तो 17 जुलाई को हमारी लाइव क्लास लगेगी, और लाइव क्लास में मैं नया लेसन स्टार्ट करूंगा, वो करूंगा लेसन नंबर 2। तो उन सभी स्टूडेंटों से मेरा कहना है जो कि बीच में से किसी कारणवश से क्लास अटेंड नहीं कर सके, नया चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा, नए चैप्टर से रेगुलर बने रहे ताकि वो चैप्टर आपका क्लियर हो सके। तो वो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, ये बता रहा हूं, सॉल्यूशन लेसन नंबर 2। ठीक है डियर, तो जितना मैंने बताया आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना, और आपको एग्जाम के लिए मेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छी तरीके से अच्छा स्कोर करें। जो मैंने 50 नंबर का जो आपको क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आप 50 में से 50 ही करें। मेरी तो कामना यही है कि सभी स्टूडेंट करें, लेकिन मुझे लगता है वही स्टूडेंट अच्छे नंबर लाएगा जो कि हार्ड वर्किंग करेगा और मेहनत करेगा जिसके प्रत्येक टॉपिक के लिए। ओके डियर, तो मिलते हैं अपन 17 तारीख को। ठीक है भाई, 17 जुलाई को मिलेंगे अपन लाइव क्लास। ओके डियर, गुड लक एवं गुड विश।